हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत पढ़ेंगे। देखो, हम शास्त्रीय सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। शास्त्रीय सिद्धांत में हमने वैज्ञानिक प्रबंधन को देख लिया था, प्रशासनिक प्रबंधन को देख लिया था, और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, नौकरशाही का सिद्धांत, इसे आज की इस वीडियो में हमें अच्छे से कवर करना है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक आप अगर वीडियो देखेंगे तो आसानी से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा नौकरशाही को समझ लेते हैं कि आखिर नौकरशाही का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या मीनिंग होती है। और अगर आप नौकरशाही के ऊपर मैक्स वेबर के अगर विचार लिखते हैं तो मैं कहूँगा कि आप नौकरशाही, अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है नौकरशाही से संबंधित आपके एग्ज़ाम में, तो आप पहले थोड़ा सा नौकरशाही को एक्सप्लेन कर देना। नौकरशाही का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द ब्यूरोक्रेसी है, जो कि फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ एक विभाग से है। यह प्रायः सरकारी विभाग का परिचायक है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल है। नौकरशाही, जब आप इस शब्द को सुनते हैं तो क्या माइंड में याद आता है? सरकार का कोई विभाग है, कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो हमें नौकरशाह, हम उन्हें नौकरशाह नॉर्मली कहते हैं। तो सरकारी जो विभाग होता है उसी को नॉर्मली नौकरशाही कहा जाता है। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग ड्रॉवर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए हुआ करता था। इस डेस्क पर ढके कपड़े को ब्यूरल कहा जाता था तथा इसी के आधार पर निर्मित ब्यूरो शब्द सरकारी कार्यों का परिचायक था। आगे चलकर इसका प्रयोग विशेष प्रकार की सरकार को चलाने के लिए संभवतः फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रेंच सरकार के लिए किया गया। जहाँ जहाँ सरकार में निरंकुशता, संकुचित दृष्टिकोण तथा सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता दिखाई पड़ी, वहीं उसे नौकरशाही कहा जाने लगा। धीरे धीरे इसका भावार्थ नियमों का कठोर पालन, अनुत्तरदायित्व, जटिल प्रक्रियाओं तथा निहित स्वार्थों से लिया जाने लगा। देखिए दोस्तों, ये शब्द फ्रांसीसी शब्द से बना है और फ्रांस में इसकी जो मीनिंग थी वो ये थी। अगर शब्द की मीनिंग देखी जाए तो शब्द की मीनिंग थी वहाँ पर, ब्यूरो की जो मीनिंग थी वहाँ पर शब्द की वो था जो अधिकारी डेस्क पर लिख कर काम करते थे अपना, उन्हें ब्यूरो कहा जाता था। नॉर्मली ये जो शब्द था फ्रांस में, ये सरकार के लिए धीरे धीरे प्रयोग होने लगा था। और फिर इसी तरह विश्व में भी ब्यूरो शब्द का प्रयोग सरकार के कामकाज के लिए होने लगा था। अब क्योंकि हम अंग्रेजी के संदर्भ में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं इसको, तो ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सरकार के अधीन जो कर्मचारी वगैरह काम करते हैं, सरकार के जो विभाग वगैरह हैं उनके लिए किया जाता था, और ब्यूरोक्रेसी को ही हम हिंदी में नौकरशाही कहते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि सरकार का जो भी कामकाज होता है, जो भी विभाग होता है, जो अधिकारी होते हैं सरकार के प्रमुख अधिकारी स्पेशली, वो नौकरशाही के अंतर्गत ही आते हैं। आगे चलकर धीरे धीरे ये जो शब्द है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, इसका प्रयोग एक कठोर सरकारी तंत्र के लिए किया जाने लगा, जैसे कि कठोर नियमों का होना, थोड़ा भ्रष्टाचार होना, लाल फीताशाही मतलब जो अधिकारी थे उनका वर्चस्व होना। वैसे देखो, देखो, जो सारी ताकत जो होती है नॉर्मली, अगर हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो सारी ताकत किस में होती है? प्राइम मिनिस्टर में होती है, राजा में होती है सारी ताकत। बट अगर उसका प्रयोग अधिकारियों के द्वारा किया जाने लगे तो क्या होगा? तो वही है, नौकरशाही में हम क्या देखते हैं कि अधिकारी काफ़ी अधिक से अधिक सत्ता का प्रयोग करते हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए नौकरशाही को कई बार कहा जाता है लाल फीताशाही, मतलब अधिकारियों का वर्चस्व। तो इसे नॉर्मली आपको बस इतना समझना है कि सरकारी विभाग वगैरह के लिए ही नौकरशाही शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ तक आपका एक माइंडसेट तैयार हो गया होगा कि नौकरशाही शब्द किस संदर्भ में प्रयोग होता है। थोड़ा ज़मीनी स्तर पर मैं बताऊँ तो एसडीएम, डीएम, एसपी वगैरह, जितने भी ये जो बड़े अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, या सरकार का कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे जो भी सरकारी विभाग हैं प्रमुख, जहाँ पे प्रमुख अधिकारियों की ही चलती है। हालांकि कई सारे नियम हैं, आपके नियम के अकॉर्डिंग ही वो अपना काम करते हैं, अपने नियम के अकॉर्डिंग ही। तो ये सारी चीज़ें, ये सब नौकरशाह हैं, ठीक है। तो इस यहाँ तक आपको ब्यूरोक्रेसी शब्द का मतलब काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इतना इनफ है। यहाँ पर हमें मैक्स वेबर को पढ़ना है, नौकरशाही को नहीं पढ़ना, मैक्स वेबर को पढ़ना है।
दोस्तों अब हमें बात करनी है कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर क्या विचार दिए हैं, क्या विशेषताएं बताई। देखो बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट फिर भी आप इतना ध्यान रखो, नौकरशाही का मतलब जो आपको पता है ना, वही मैक्स वेबर ने बताया है। मेरा कहने का मतलब है कि मैक्स वेबर के जो विचार हैं हमने डायरेक्टली कभी नहीं पढ़ा, बट फिर भी हमें थोड़ी थोड़ी बातें पहले से ही पता हैं। हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो, बट फिर भी जैसे कि नौकरशाही में कड़े नियम होते हैं, हम जानते हैं इतना तो। जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो उसको काफ़ी बेटर तरीके से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा, मैक्स वेबर के विचार को हमें यहाँ पर समझना है कि नौकरशाही पर उन्होंने क्या विचार दिए। इजीली तरीके से यहाँ पर हम समझ लेते हैं, थोड़ा हार्ड है बट फिर भी मैं इसे इजी करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैक्स वेबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री था। उसका योगदान बहुत से क्षेत्रों में है, जिनमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा राजनीति विज्ञान प्रमुख हैं। मैक्स वेबर और नौकरशाही दोनों ही एक दूसरे के परिचायक बन गए। मतलब कि मैक्स वेबर के बारे में हमें नौकरशाही बताती है और नौकरशाही के बारे में हमें मैक्स वेबर बताते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। कहने का मतलब है कि मैक्स वेबर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है नौकरशाही में। नौकरशाही के सिद्धांत को बताने में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है मैक्स वेबर का, इसीलिए कहा गया कि नौकरशाही उन्हें बताती है और वो नौकरशाही को बताते हैं। कोई नहीं, समझ में आएगा धीरे धीरे। यहाँ तक अभी आपको बस इतना समझाया गया कि मैक्स वेबर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नौकरशाही को व्यवस्थित रूप से पढ़ना शुरू किया। एक व्यवस्थित रूप से पढ़ना शुरू किया। पहले समाजशास्त्री थे वो ऐसे, और उन्होंने सिर्फ समाजशास्त्र में ही अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान में भी अपना योगदान दिया है। ठीक है। 1920 में प्रकाशित अपनी कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत में उसने नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन किया है। प्रशासन संबंधी आधुनिक विचारकों पर भी वेबर का बहुत प्रभाव रहा है। वेबर के नौकरशाही सिद्धांत तथा वैधानिकता और प्रभुत्व सिद्धांतों ने ही भावी सिद्धांतों का आधार तैयार किया। अब देखिए दोस्तों, एक बुक लिखी थी, प्रमुख एक बुक है सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत। इसमें मैक्स वेबर ने नौकरशाही के सिद्धांतों को काफ़ी अच्छे से एक आदर्श सरकार के रूप में वर्णन किया है। मतलब कि नौकरशाही का पक्ष लिया है। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो हम आलोचनाएं भी पढ़ेंगे। बहुत लोग नौकरशाही की आलोचना करते हैं, बट इन्होंने पक्ष लिया है नौकरशाही का और एक आदर्श सरकार के एक आदर्श रूप में उसका वर्णन किया है। और ये जो इनकी जो विचार थे नौकरशाही से संबंधित, ये जो आधुनिक विचारक हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत हम, मतलब पुराने विचारकों के अंतर्गत हम मैक्स वेबर को पढ़ रहे हैं। बट फिर भी जो आधुनिक विचारक हैं, जो थोड़े नए विचारक हैं, वो भी इनके विचारों से प्रभावित रहे हैं। इन्होंने एक आधार प्रदान किया है। अब यहाँ पे एक वैधानिकता का शब्द है, एक प्रभुत्व का सिद्धांत है। देखो वैधानिकता का मतलब है कि देखो कई लोग सत्ता का प्रयोग करते हैं ना, बट जो नौकरशाही में जो अधिकारी होते हैं वो उनके पास एक लेजिटिमेसी होती है। जो मान लो कलेक्टर है, तो कलेक्टर भाई सत्ता का प्रयोग क्यों कर रहा है, उसके पास एक लेजिटिमेसी है, उसके पास एक लीगल चीज़ है कि भाई वो अधिकारी है, उसने अपनी योग्यता के आधार पर वो पद हासिल किया है और वो पूरी तरह उसको वैधानिकता प्राप्त है। मतलब यहाँ पे लेजिटिमेसी देखी जाती है, लीगल चीज़ देखी जाती है। ठीक है, तो लीगल चीज़ है। और वो जो नौकरशाही होती है उसमें जो अधिकारी होते हैं, जो अधिकार का प्रयोग करते हैं, वो लीगल होता है। ठीक है, उसका एक आधार होता है। जैसे कि अगर हम राजतंत्र वगैरह देखें तो वहाँ पर क्या है, सैनिक है, भले ही वो सैनिक योग्य है या अयोग्य है पता नहीं, बट उसको ऊंचा पद दे दिया जाता है, तो वो कई तरह के अधिकारों का ज़बरदस्ती प्रयोग करता है। इसके अलावा अगर राजतंत्र के अलावा अगर हम देखें तो खुद को कई लोग सत्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो गुंडे वगैरह हो गए, जो अपने इलाके में सत्ता का प्रयोग करते हैं, लोगों को डरा धमका कर रखते हैं, कई सारे गैर कानूनी काम करते हैं, लोग फिर भी उनके अंडर में दबे रहते हैं। बट नौकरशाही ऐसे नहीं होते। अब कलेक्टर है, एसडीएम है, डीएम है, ये एक बड़ा लेवल है, ये भी लोगों को दबा सकते हैं, बट नहीं, ये एक लीगल उस पर चलते हैं, एक लीगल चीज़ पर चलते हैं। तो वैधानिकता प्रदान की है मैक्स वेबर ने। तो यही मैक्स वेबर ने प्रभुत्व और वैधानिकता की बात की है कि वो अपने प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं, अधिकार का प्रयोग करते हैं नौकरशाह, बट उनको एक वैधानिकता दी जाती है, एक लेजिटिमेसी दी जाती है कि वो लीगल अधिकारी हैं। ठीक है, वो योग्यता के आधार पर चुनकर आए हैं, एक प्रोसीजर के तहत आए हैं।
वेबर ने औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में प्रबंध प्रणाली में व्याप्त व्यक्तिगत अधीनता, भाई भतीजावाद, निर्दयता और व्यक्तिपरक निर्णयों के चलन के विरुद्ध अपने इस मॉडल का विकास किया था, आदर्श प्रकार की नौकरशाही। देखो दोस्तों, पहले अचानक से ऐसे कोई नौकरशाही का सिद्धांत नहीं था। हालांकि कई तरीक़ों से मतलब सरकारी विभाग वगैरह में नौकरशाही अच्छे से प्रयोग किया जाता था, बट जो उद्योग वगैरह थे उसमें क्या चल रहा था, भाई भतीजा वाद वगैरह ज़्यादा चल रहा था। अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, बट नौकरशाही उस समय ज़्यादातर भाई भतीजा वाद वाला था, मतलब कि अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जॉब वगैरह दे दी जाती थी, ऐसा था पहले। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवस्थित रूप से नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक योग्यता के आधार पर ही सबका चुनाव, मतलब सब चुनकर आएंगे और नौकरशाह बनेंगे, सारी चीज़ें मतलब उन्होंने एक व्यवस्थित रूप में कही। उसका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति को गति प्रदान करने वाली मानव और यंत्र ऊर्जा का उपयोग करने और उसे उपलब्ध कराने के लिए नौकरशाही सर्वोत्तम साधन है। अब ऐसा मैक्स वेबर को विश्वास था कि जो औद्योगिक क्रांति है उसको अगर सफल बनाना है और तीव्र करना है तो नौकरशाही सबसे अच्छा साधन रहेगा। नौकरशाही का जो सिस्टम है उससे क्या होगा, उससे ये जो प्रगति है वो तेज गति से होगी। नौकरशाही शब्द सरकार, उद्योग तथा सेना जैसे आधुनिक बड़े बड़े संगठनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त होता है। संस्थानों के उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं, परंतु उनके नौकरशाही तंत्र की विशेषताएं एक सी होती हैं। देखो दोस्तों, नौकरशाही हमें सिर्फ सरकारी विभाग में ही नहीं, हालांकि ज़मीनी स्तर पर हम यही समझते हैं सरकारी विभाग, बट हम बहुत सारे उद्योगों में भी नौकरशाही को देख सकते हैं। सेना है उसमें हम नौकरशाही को देखते हैं, तो कई जगहों पे नौकरशाही का प्रयोग किया जाता है। और नौकरशाही पूरा का पूरा एक सिस्टम ले लो, जिसमें कि अभी आप समझ जाओगे नौकरशाही का जो पूरा सिस्टम। अगर एग्जांपल दूं मैं थोड़ा, तो यहाँ पर अधिकारियों का एक तंत्र होता है कि छोटे अधिकारियों का ये अधिकार है, उनके पास ये अधिकार है, बड़े अधिकारी उनके पास ये अधिकार है, फिर सबसे बड़ा अधिकारी, ऐसे पूरा एक सिस्टम बना रहता है। ये होता है नौकरशाही तंत्र। तो नौकरशाही तंत्र अलग अलग जगह पर है, उद्योग में भी है, सरकारी विभाग में भी है, और सरकारी उद्योग वगैरह में भी है, सेना में भी है, बट फिर भी इनका जो विशेषताएं हैं वो एक जैसी रहती हैं। काम अलग है ना, सेना का काम अलग है, और अगर जिले स्तर की सरकार का काम देखें तो वो अलग है, बट नौकरशाही की जो विशेषताएं हैं वो लगभग समान रहती हैं। अब क्या विशेषताएं हैं इसको हम देख लेते हैं। देखो, एक आदर्श रूप में मैक्स वेबर ने नौकरशाही को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, एक अच्छे रूप में, ठीक है, और उसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं जो निम्न प्रकार हैं। एक एक करके हम सभी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो यहाँ पर नौकरशाही की विशेषताएं हैं। नौकरशाही की पहली विशेषता है स्पष्ट श्रम विभाजन, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। नौकरशाही में संगठन के सभी कर्मचारियों के बीच कार्य का सुनिश्चित तरीके से स्पष्ट वितरण किया जाता है तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपना कार्य प्रभावशाली रूप से संपन्न करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। दोस्तों, मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही का एक आदर्श सिद्धांत प्रस्तुत किया है, नौकरशाही को एक अच्छे रूप में प्रस्तुत किया है, उसकी जो विशेषता है, शॉर्ट में कहा जाए, मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की जो पहली विशेषता है वो ये है कि नौकरशाही के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उनका स्पष्ट विभाजन किया जाता है कर्मचारियों के बीच। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनको अपने काम के बारे में साफ पता रहता है कि उन्हें अपना ये काम करना है। इसके अलावा दूसरी विशेषता है निश्चित कार्य प्रक्रिया, अ सेट वर्किंग प्रोसीजर। नौकरशाही संगठन में कार्य करने की निर्धारित प्रक्रिया होती है। समस्त कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न करने होते हैं। काम करने के नियम एवं प्रक्रियाएं कुल मिलाकर स्थिर और व्यापक होती हैं। देखो दोस्तों, अब जो काम का जो तरीका होता है वो क्या होता है, एक निश्चित तरीका होता है, एक निश्चित निर्धारित तरीके से काम किया जाता है। मतलब नौकरशाही की दूसरी विशेषता ये है कि नौकरशाही में मैक्स वेबर के जो सिद्धांत है उसमें ये बताया गया है कि नौकरशाही में एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एक प्रोसीजर के तहत कार्य किया जाता है। इसके अलावा मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की एक विशेषता है कार्यों को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था।
कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल। नौकरशाही पद्धति में कार्यों को नियमित रूप से पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था की जाती है। कार्य पूर्ण क्षमता के साथ संपन्न हो, इस उद्देश्य से केवल उन्हीं व्यक्तियों को संगठन में नियुक्त किया जाता है जो निर्धारित योग्यताएं रखते हैं। देखो दोस्तों, मैंने भी आपको बताया कि एक निश्चित प्रक्रिया के तहत कार्य किया जाता है नौकरशाही में, बट ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये कानूनी रूप से व्यवस्थित होती है। यहाँ पे जो भी नियम वगैरह बनाए जाते हैं वो एक तरह से मतलब काफ़ी मजबूत नियम होते हैं, इतनी जल्दी बदलते नहीं हैं। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है वो विधि पूर्वक कानूनी रूप से व्यवस्थित होती है नौकरशाही के अंतर्गत। इसके साथ ही नौकरशाही की एक अन्य विशेषता है पद सोपान पद्धति, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। नौकरशाही प्रणाली पद सोपान पद्धति पर आधारित होती है। इसमें कर्मचारियों के बीच उच्च अधीनस्थ संबंध, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पाया जाता है। आदेश के सूत्र ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। संगठन का प्रशासनिक ढांचा एक पिरामिड के समान रहता है। उच्चतम और निम्नतम अधिकारियों के बीच कई सोपाने रहती हैं। हर काम उचित मार्ग से होता है। देखो दोस्तों, मतलब यहाँ पर यह है कि पद सोपान पद्धति का मतलब होता है कि जो नौकरशाही होती है उसमें ऐसा सिस्टम पाया जाता है कि जो सबसे नीचे के अधिकारी होते हैं उनको उनका कार्य पता होता है। फिर यहाँ पर उनके ऊपर के अधिकारी होते हैं, फिर उनसे भी ऊपर का अधिकारी होता है, फिर उनसे भी ऊपर का अधिकारी होता है। मतलब ये एक पिरामिड की तरह बनता जाता है। सबसे ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनकी संख्या सबसे कम होती है। जैसे कि मान लो अगर हम जिले लेवल की नौकरशाही की बात करें भारत में अभी, तो जिले लेवल में हमें सबसे ऊपर कौन देखने को मिलता है? एक डीएम हो गया या कलेक्टर हो गया, ये हमें सबसे ऊपर देखने को मिलेंगे। फिर एसडीएम देखने को मिलेगा, एसडीएम, फिर एसपी वगैरह भी साथ में आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर जो निम्नतम अधिकारी हैं वो आ जाते हैं, उससे निम्नतम जो अधिकारी होंगे वो आ जाते हैं। तो मतलब ये एक पद सोपान पद्धति होती है। इसमें जितना ज़्यादा ऊंचा अधिकारी होता है उसके पास उतनी ज़्यादा अधिकार और पावर वगैरह होती हैं। तो समझ पा रहे हैं, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। जो सबसे ऊपर के अधिकारी होते हैं उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं और सभी पद के अधिकारियों को अपना अपना जो कार्य है वो स्पष्ट होता है। तो इसे हम कहते हैं पद सोपान पद्धति। ठीक है, इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अधिकारियों की शक्ति और कार्य बढ़ते जाते हैं। और प्रमुख अधिकारी जब आते हैं, हम जब सबसे ऊपर देखते हैं तो अधिकारियों की संख्या बहुत कम होती है और नीचे अधिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसे पिरामिड की तरह आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक विशेषता है पद के लिए अर्हताएं तथा अथवा योग्यताएं, सेलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। नौकरशाही का एक लक्षण यह है कि इसमें प्रत्येक पद के लिए योग्यताएं निर्धारित रहती हैं। इसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्त किया जाता है जो कार्यकुशल हों और सरकारी कार्यों का संचालन क्षमताशील ढंग से कर सकें। नौकरशाही शासन के पद अधिकारियों की न केवल भर्ती बल्कि पदोन्नति भी योग्यता के आधार पर की जाती है। अब देखो दोस्तों, नौकरशाही में योग्यता की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब योग्यता के आधार पर ही नौकरशाही में कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। मतलब जो सरकारी विभाग वगैरह हैं वहाँ पर सरकारी ऑफिसर्स वगैरह कैसे आते हैं? तो वो चुनकर ऐसे अचानक से किसी को चुन थोड़े ना लिया। एक योग्यता थी व्यक्ति में, व्यक्ति का एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जब वो व्यक्ति उस पोस्ट के लिए काबिल होता है या अपनी सारी योग्यताएं पूरी कर रहा होता है, तब उसकी नियुक्ति होती है। और योग्यता के आधार पर ही फिर वो प्रमोशन वगैरह भी होता है व्यक्ति का। तो नौकरशाही में योग्यता की इम्पोर्टेंस काफ़ी अधिक है और योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति अपना पद हासिल कर पाते हैं नौकरशाही में। वेतन एवं पेंशन अधिकार, मंथली सैलरी एंड पेंशन राइट्स। नौकरशाही संगठन की आय के आधार पर कर्मचारियों का वेतन तय नहीं किया जाता, वरन पद सोपान में उसका स्तर, पद के दायित्व, सामाजिक स्थिति आदि बातों का ध्यान रखकर तय किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब नौकरशाही एक संगठन, हम लोग कह देते हैं एक तंत्र है। अब नौकरशाही में कई सारे अधिकारी होते हैं और उनका अपनी अलग उनकी पोस्ट होती है। तो उसी के आधार पर उनका वेतन डिसाइड किया जाता है और उनकी पेंशन डिसाइड की जाती है। मतलब पेंशन का अधिकार होता है उन लोगों के पास, बट
वेतन हुआ, पेंशन हुआ, इसमें कम ज़्यादा होता है। ये नहीं कि सबको एक बराबर पैसा मिलेगा या वेतन वो या पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। नौकरशाही में जिसका पद जितना ऊंचा है या जैसा जिसका पद है, अब सुरक्षा के लिहाज से जो नौकरशाही में हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पद है वो सुरक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, उसे सुरक्षा दी जानी ज़रूरी है, तो उसको फिर उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसी हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड की गई है। सुरक्षा के लिए उसे कई सारे अंगरक्षक वगैरह भी दिए जाते हैं। तो जैसा जिसका पद होगा उसको वैसी फैसिलिटीज़ या वेतन वगैरह दिया जाता है नौकरशाही में। इसके अलावा निर्वैयक्तिक संबंध। नौकरशाही की एक अन्य विशेषता यह है कि कर्मचारियों के बीच संबंध निर्वैयक्तिक होते हैं। नौकरशाही ढांचे में दफ्तर की स्थिति व्यक्तिगत संबंधों, भावनाओं और अनुभूतियों से मुक्त होती है और इनसे प्रभावित नहीं होती। निर्णय औचित्य के आधार पर लिए जाते हैं, ना कि व्यक्तिगत आधार पर। यद्यपि वास्तविक परिस्थितियों में इस प्रकार का गैर व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाया नहीं जा सकता, तो भी वेबर का दृढ़ मत है कि नौकरशाही तंत्र औचित्यपूर्ण निर्णयों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। देखो दोस्तों, नौकरशाही की एक अगली विशेषता, एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है निर्वैयक्तिक संबंध। मतलब यह है कि यहाँ पर कोई किसी का भाई नहीं होता, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। मतलब यह है कि अगर कोई अधिकारी है तो उसका जो काम है वो बस अपना काम करता है। यहाँ पर वो जब भी कोई डिसीज़न वगैरह लेता है तो सारी चीज़ें देख कर लेता है, जो सही है वही डिसीज़न वो लेता है। ये नहीं कि उसके किसी दोस्त का काम है तो वो उस काम को जल्दी कर दे। हालांकि ज़मीनी स्तर पर यही होता है कि जो नौकरशाही वगैरह है हम उसमें देखते हैं कि जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनके काम आसानी से हो जाते हैं। नौकरशाह जो हैं वो जान पहचान वाले व्यक्ति का काम आसानी से करते हैं, जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बट जो विशेषता है वो कहती है कि ऐसा नहीं है। जो नौकरशाही होगी उसमें जो कर्मचारी हैं वो औचित्य के आधार पर, सही के आधार पर वो डिसीज़न लेंगे, अपना काम करेंगे। वहाँ पर कोई रिश्तेदारी वगैरह नहीं निभाएंगे, कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं। ये है नौकरशाही का एक विशेषता है ये। इसके अलावा एक है आधिकारिक रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड। नौकरशाही वाले संगठन में आधिकारिक रिकॉर्डों को उचित ढंग से रखा जाता है। संगठन के निर्णयों और गतिविधियों को औपचारिक रूप से रिकॉर्ड कर लिया जाता है और भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यह कार्य संगठन में फाइलिंग प्रणाली का व्यापक प्रयोग करके किया जाता है। देखो दोस्तों, रिकॉर्ड रखा जाता है। नौकरशाही में जो भी काम होता है उसका लिखित में रिकॉर्ड रखा जाता है। ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जितने भी काम होते हैं उन सभी के लिए फाइलें वगैरह तैयार की जाती हैं, बनती हैं। तो यहाँ तक हमने नौकरशाही की विशेषताओं को काफ़ी अच्छे से देख लिया। जैसे कि श्रम का विभाजन होता है, एक निश्चित कार्य होता है, निश्चित प्रक्रिया के तहत कार्य किया जाता है, विधि पूर्वक व्यवस्था होती है, पद सोपान पद्धति पाई जाती है, योग्यताओं के आधार पर चयन किया जाता है नौकरशाही में अधिकारियों का। इसके अलावा वेतन, पेंशन देख लिया हमने, ये विशेषताएँ हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने यहाँ पर मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही का सिद्धांत दिया था, जो भी बातें मैक्स वेबर ने नौकरशाही के बारे में बताई थी, उसको हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मैक्स वेबर के जो विचार थे उनकी आलोचनाएं क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। नौकरशाही के अध्ययन तथा विवेचन में मैक्स वेबर का योगदान एक पथ प्रदर्शक का रहा है। उनके द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण की प्रतिक्रिया स्वरूप समाजशास्त्रियों तथा लोक प्रशासन के विद्वानों द्वारा भारी आलोचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। वेबर की मान्यताओं के विरुद्ध प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। मर्टन वॉरनॉट जैसे कुछ विचारक रहे हैं जिन्होंने प्रमुखता से यहाँ पर मैक्स वेबर के विचारों का खंडन किया है, उसकी आलोचनाएं की हैं। पहली आलोचना है संरचनात्मक अति अनुरूपता। मर्टन कहते हैं कि नौकरशाही में नियमों का कठोरता से पालन करने के कारण संगठन की संरचना में अति अनुरूपता उत्पन्न हो जाती है, अतः नवीन परिवर्तित परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाती। इससे दक्षता घटती है तथा अयोग्यता बढ़ती है। देखो दोस्तों, पहली जो आलोचना है नौकरशाही की, स्पेशली मैक्स वेबर ने जो भी विशेषताएं बताई नौकरशाही की, उसके संदर्भ में जो पहली आलोचना है नौकरशाही के सिद्धांत की, वो ये है कि संरचनात्मक अति अनुरूपता।
मर्टन एक विद्वान है जिन्होंने कहा है कि क्या होता है कि नौकरशाही के अगर हम नौकरशाही को लागू करते हैं कठोरता से तो क्या होगा, नौकरशाही में नियमों का जो पालन है वो बहुत ही कठोरता से किया जाता है, जिसके कारण अति अनुरूपता उत्पन्न होती है। मतलब कि नियम इतनी कठोरता से लागू हो जाते हैं, किसी भी उद्योग ले लो या कोई जगह है कि कोई सिस्टम है, वहाँ पर नौकरशाही के नियम इतनी कठोरता से लागू हो जाते हैं, जिस कारण से अगर परिस्थितियां बदल जाती हैं तो वो नियम बदलना मुश्किल हो जाता है। तो नई परिस्थितियों में जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो अपने आप को बदल नहीं पाते नियमों के कारण। जो कठोर नियम होते हैं उनका पालन करने के कारण अधिकारी नई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, जिसके कारण दक्षता कम होती है, यानी कि अच्छा जो एबिलिटी है वो कम होती है और अयोग्यता बढ़ती है। दूसरी आलोचना है लचीलेपन का अभाव। दक्षता को लागू करने में अधिकारी में लचीलेपन का अभाव परिवर्तित परिस्थितियों में अनेक असामंजस्यों के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि कार्य को निपटाने या समस्याओं को हल करने में अधिकारी अपने पूर्व प्रशिक्षण को ध्यान में रखता है और नवीन बदली हुई दशाओं में जिन्हें वह काफ़ी मात्रा में नवीन या परिवर्तित स्वीकार नहीं करता है, उसका भूतकालीन प्रशिक्षण उसे गलत तरीकों या कार्य प्रणाली को अपनाने को बाध्य करता है। उसका प्रशिक्षण उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या असमर्थता बन जाती है। अब यहाँ पे एक प्रमुख आलोचना की जाती है नौकरशाही के सिद्धांत की कि लचीलेपन का अभाव होता है नौकरशाही में। इसे ध्यान से समझो। आलोचना की जा रही है कि क्या होता है कि किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है नौकरशाही में, मान लो वो योग्य है, फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे ऐसे आपको अपना कार्य करना है, उसकी नियुक्ति हो जाती है किसी पद पर, पोस्ट पर। अब क्या होता है कि उसको जो ट्रेनिंग दी गई होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, उसको कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है और लचीलापन तो होता ही नहीं है। अब ऐसे में जब परिस्थितियां बदल जाती हैं धीरे धीरे, देखो दोस्तों ये स्वाभाविक है कि हर 10 साल 15 साल में हम देखते हैं कि कई सारे जो विचार हैं वो उनमें बदलाव धीरे धीरे आता रहता है। परिस्थितियां, माहौल, सामाजिक चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति हमेशा कोई भी डिसीज़न लेता है तो क्या करता है, वो अपनी ट्रेनिंग को ध्यान में रखता है कि मुझे ट्रेनिंग के वक्त ये बताया गया था और मैं ऐसा ही कार्य करूँगा। वो ये नहीं देखता कि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। उसने जो ट्रेनिंग ली थी उसको बीते हुए 20 साल हो गए और आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। कोई मैनेजर है बैंक का, तो मान लो मैनेजर बना 1980 में, और अगर हम 2010 की बात करें, हालांकि इतने लंबे समय तक मैनेजर नहीं रहेगा, अगर हम 2000 की हम बात करें तो 1980 से लेकर 2000 तक जो 20 सालों का गैप है उसमें परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छे से बदल चुकी होंगी। तो अब ऐसे में उस व्यक्ति को अपने काम में थोड़ा अंतर लाना पड़ेगा, अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा भूल कर कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर कहा गया लचीलेपन का अभाव होता है, जिस कारण से व्यक्ति योग्य होते हुए भी अयोग्य हो जाता है। वो इतनी ज़्यादा योग्यता रखता था, उसने ट्रेनिंग भी ली, बट फिर भी अब उसकी योग्यता का कोई मतलब महत्व नहीं रह जाता। एक आलोचना है लकीर का फकीर। अब ये कैसे समझो। अनुशासन, जिसका तात्पर्य नौकरशाही संरक्षण से नियमों के अनुसार कार्य करने से है, समय के साथ साथ अधिकारी के जीवन में इस प्रकार महत्वपूर्ण बन जाता है कि वह परिस्थिति की विशिष्टता को ध्यान में नहीं रखता। अन्य शब्दों में वह लकीर का फकीर बन जाता है। वह बदली हुई परिस्थितियों में सुगमता से अनुकूलन करने के अयोग्य हो जाता है। अब देखो, लकीर का फकीर मतलब कि व्यक्ति काफ़ी योग्य था, पहले व्यक्ति काफ़ी योग्य था। अब नौकरशाही में जैसे ही व्यक्ति आता है, उसकी अच्छे से नौकरी लग जाती है, अब वो कठोर नियमों का पालन करने लगता है। नियम इतने कठोर हो जाते हैं कि वो उसी में ढल जाता है और कठोरता से ही सारे डिसीजन लेता है नियमों के अनुसार। अब कई बार व्यक्ति को सोच समझ कर भी कई नियमों का पालन करना पड़ता है। कई बार कुछ नियमों से थोड़ा हट कर भी डिसीजन लेना पड़ता है व्यक्ति को, और परिस्थितियां बदल जाती हैं तो व्यक्तियों को नियमों को थोड़ा सा ढीला भी करना पड़ता है और परिस्थितियों के अनुरूप डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं। जैसे कि दोस्तों पहले माहौल अलग था, आज हमने कोरोना महामारी भी देख रखी है, तो ऑनलाइन चीज़ों का भी महत्व बढ़ गया है, तो आज थोड़ी परिस्थिति अलग हो चुकी है। तो अगर अब कोई भी डिसीज़न लिया जाता है तो वो थोड़ा अलग होगा, किसी भी क्षेत्र में थोड़ा सा अलग हो सकता है, परिस्थितियाँ काफ़ी बदली हैं। तो अब नौकरशाही में हम क्या देखते हैं कि
कठोरता के साथ नियमों का हमेशा पालन किया जाता है, जिस कारण से जो कर्मचारी होते हैं वो बदली हुई परिस्थितियों में अयोग्य बन जाते हैं। वो अपने आप को सही से ढाल नहीं पाते नई परिस्थितियों में। यहाँ लकीर के फ़कीर का मतलब यही है कि व्यक्ति बस नियमों पर ही फोकस करता है कि जो नियम है बस मैं उसी के अकॉर्डिंग कार्य करूँगा। नियम कहता है ये लाओ, वो लाओ, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, तो आपको यही लाना है। ठीक है, भले भले ही उस व्यक्ति को पता हो कि सामने वाला व्यक्ति मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स ना भी दे तब भी इसका काम हो जाना चाहिए, इसके पास इतने इनफ डॉक्यूमेंट्स हैं। बट कई बार आप देखोगे कि जो कर्मचारी होते हैं वो फिर भी बस नियमों पर फोकस करते हैं कि नियम में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। वो ये नहीं देखते कि नियम में ये भी है कि इतने, अगर एक आध डॉक्यूमेंट्स कम है और फिर भी वो व्यक्ति इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है और एक दो डॉक्यूमेंट जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो कम है तब भी व्यक्ति का काम हो सकता है। बट नहीं, वो कहते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे तो देने ही पड़ेंगे। एक सबसे बड़ी विशेषता है नौकरशाही की, वो है लाल फीताशाही। बहुत बड़ी विशेषता है लाल फीताशाही। नौकरशाही तंत्र में अधिकारी औपचारिकता में इतना उलझ जाता है कि वह लक्ष्य की चिंता नहीं करके साधनों पर ज़्यादा जोर देने लगता है। यही उसकी लाल फीताशाही सामने आती है। उसकी प्रत्येक क्रिया नियमों से इतनी अधिक और इस प्रकार बंधी होती है कि वह अपने अधीन, अपने पर आश्रित लोगों की सहायता करने में असमर्थ हो जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे लाल फीताशाही का मतलब थोड़ा सा अलग बताया गया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लाल फीताशाही का मतलब यही है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, नियमों नियम नियम नियम, तो नियम ही इतना ज़्यादा नियमों का प्रयोग होता है कि जो काम होता है वो बहुत इतनी तेज़ी से हो नहीं पाता नौकरशाही में। और अब ऐसे में जो अधिकारी होते हैं ना, उनकी पावर्स काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं नियमों के अनुसार ही कार्य होगा। तो मान लो कोई व्यक्ति है जो अधिकारियों के पास जाता है अपना काम करवाने, तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि व्यक्ति के पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं या कई तरह की प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। और इसमें जो अधिकारी होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो नियमों से हटते ही नहीं हैं। नियमों के नाम पर वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। और हम एक तरह से देखते हैं कि जो कर्मचारी होते हैं नौकरशाही में, जो बड़ी-बड़ी पोस्ट पर होते हैं, सरकार के अधीन काम कर रहे होते हैं, उनकी जब हम बिहेवियर को देखते हैं तो वो एक अलग ही बिहेवियर होता है, एक वर्चस्वशाली बिहेवियर होता है, जिसे हम लाल फीताशाही कहते हैं। जैसे तानाशाही होती है ना? लोकतंत्र होता है, जैसे कि जिसमें हम देखते हैं लोकतंत्र में जनता का शासन हो गया, और तानाशाही में तानाशाह का शासन होता है, जो शासक होता है उसका शासन होता है। लेकिन लाल फीताशाही का मतलब है कि अधिकारियों का शासन। और हम देख रहे हैं जो नौकरशाही वगैरह है उसमें हम क्या देखते हैं, हम किसी भी सरकारी विभाग वगैरह में काम करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इतने सारे नियमों का हवाला देते हुए अधिकारी अपने अधिकार का मतलब फ़ायदा उठाते हैं। आप रियलिटी में देखोगे, किसी भी आप सरकारी ऑफिस में जाओ, आप देखोगे कि हर 10 व्यक्ति अगर वहाँ पे काम कराने जा रहे हैं तो सभी 10 व्यक्तियों का काम नहीं होगा। मैंने खुद देखा है कि आधे से ज़्यादा जो व्यक्ति होते हैं उनका तो मतलब फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप में ये कमी है। तो कई बार ऐसे कठोर जो नियम होते हैं उसके कारण हम देखते हैं कि लाल फीताशाही नौकरशाही में देखने को मिलती है। मतलब अधिकारी अपना एक वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा औपचारिकता, नौकरशाही में औपचारिकताओं के निर्वाह पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इन औपचारिकताओं के कारण समय और धन तो बर्बाद होता ही है, कार्य की गति भी धीमी हो जाती है। एक प्रभावशाली नौकरशाही में नियमों के प्रति पूर्ण समर्पण की मांग की जाती है। कहने का मतलब है कि औपचारिकता बहुत ज़्यादा होती है, और औपचारिकता का मतलब है कि जितने भी काम होते हैं वो नियमों के अनुसार ही होते हैं, नियमों से हटकर कुछ भी नहीं हो सकता। सभी जितने भी काम किए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स में फ़ाइल के अकॉर्डिंग ही किए जाएंगे। मतलब ये है कि नौकरशाही में हम ये देखते हैं कि जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो किसी की मजबूरी को नहीं समझते, उन्हें बस पेन और पेपर पर जो लिखा है वही दिखाई देता है और जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। तो औपचारिकताएं ज़्यादा पाई जाती हैं नौकरशाही में। इसके अलावा एक आलोचना की जाती है, विरोधाभास से परिपूर्ण है ये जो नौकरशाही का सिद्धांत है। ऐसा कहा जाता है कि मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही सिद्धांत में कुछ विरोधाभास हैं। उदाहरण के लिए तकनीकी दृष्टि से एक विशेषज्ञ जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर, एक वैज्ञानिक आदि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत एक अधिकारी से अपने को
किसी भी रूप में छोटा या नीचा नहीं मानेगा और उसके आदेश का कठिनता से ही पालन करेगा। कई बार यह विवाद चल पड़ता है कि एक विशेषज्ञ को बड़ा माना जाए या नौकरशाही संबंधित एक अधिकारी को। ऐसे ही विवादास्पद स्थिति में संगठन की कार्यकुशलता कई बार बढ़ने की बजाय घट जाती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक विरोधाभास ये देखने को मिलता है कि नौकरशाही सिद्धांत में जो विशेषज्ञ होते हैं, अब नौकरशाही में हम कर्मचारियों में ये भी तो देखते हैं कि कुछ सरकारी विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, तो वो नौकरशाही के अंतर्गत किसी अधिकारी को ऊंचा सम्मान देंगे या नीचा मानेंगे, ये एक विरोधाभासी चीज़ है। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है, वो भाई डॉक्टर तो अपने क्षेत्र में काफ़ी बड़ा है, बट वो किसी पुलिस अधिकारी के अधीन या उस किसी बड़े ऑफिसर के अधीन क्यों हो। इसके अलावा शोध पर आधारित नहीं, एक कमी ये निकाली जाती है मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत में। कहा जाता है कि ये कोई सही रिसर्च पर आधारित नहीं है। इस तरह भी इसकी आलोचनाएं की जाती हैं। तो आलोचनाओं को काफ़ी अच्छे से यहाँ तक हमने देख लिया। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट में हमने काफ़ी अच्छे से समझा है, जैसे कि जो आलोचनाएं हैं उसमें संरचनात्मक अति अनुरूपता होती है, लचीलेपन का अभाव रहता है, लकीर का फ़कीर बन जाता है अधिकारी, लाल फीताशाही होती है, औपचारिकता अधिक होती है। तो इनको अभी हमने देख लिया, विरोधाभास है कुछ, इस सभी को हमने देख लिया है। ठीक है, इनमें मेनली आप फोकस करना नियम, कठोर नियम होते हैं। लगभग आपको सारी आलोचनाएं एक जैसी दिख रही होंगी, बट फिर भी आप ध्यान रखना थोड़ा सा अंतर है, जैसे कि लाल फीताशाही, इन शब्द को अच्छे से याद रखना। और इन शब्द में आप यही बात कहोगे कि नियम ज़्यादा कठोर होने के कारण लाल फीताशाही है, नियम ज़्यादा कठोर होने के कारण औपचारिकता अधिक है, नियम ज़्यादा कठोर है और लचीलेपन का फिर अभाव है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर हमने यहाँ पर मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की आलोचनाएं और उसकी विशेषताओं को, या नौकरशाही के जो सिद्धांत हैं उनको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि नौकरशाही के सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं दी जाती हैं, बट तब भी जो मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत रहा है, वो जो आगे के जो आधुनिक विचारक रहे हैं, जो नौकरशाही के ऊपर जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन विद्वानों के लिए नौकर एक पथ प्रदर्शक मैक्स वेबर रहे हैं। मतलब कहा जाए तो मैक्स वेबर नौकरशाही के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रवक्ता के रूप में माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज का हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और हमने आज के इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से अपने नौकरशाही के सिद्धांत को, जो कि मैक्स वेबर ने दिया था, इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको अगर सही से समझ नहीं आई, तो आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके दोबारा देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।